हम लोग इम्पल्स ऑफ फोर्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो कि इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है और ये हम कब लगाते हैं। इम्पल्स ऑफ फोर्स में जब भी कोई दो बॉडीज़ कोलिजन करती हैं तो ड्यूरिंग कोलिजन जो फोर्स जनरेट होते हैं दोनों के बीच में क्या होगा, जैसे कोलिजन स्टार्ट होगा इस पर इधर फोर्स लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा। ये जो फोर्सेस होते हैं एंड ये फोर्स जो है ड्यूरिंग कोलिजन, जो कोलिजन का पीरियड बहुत ही मिली सेकेंड्स में रहता है, उस के कोलिजन के दौरान ये जनरेट होते हैं। इसमें खास बात क्या होती है कि ये एंड जो फोर्स होता है ये कांस्टेंट नहीं रहता है। एंड कांस्टेंट नहीं रहता है, ये स्लाइटली वेरी करता है। जैसे ही टच होना स्टार्ट होगा तो एंड जीरो से स्टार्ट होगा और जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, जब दोनों के बीच में मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, एट दैट टाइम ये एंड मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू पहुंच जाएगा और उसके बाद से ये वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। तो हम लोग कहना चाहेंगे कि ये एंड जो फोर्स है, अगर मैं इसका व्यू बना दूं और ये जीरो से टी टाइम है, उसका टाइम एक्सेस ले लिया, तो ये एंड फोर्स है। जीरो टाइम पे कोलिजन स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे स्टार्ट होते हुए यूँ करके पीक मारता है, उसके बाद फिर से जीरो हो जाता है। तो ये जो टाइम होता है, ये टाइम अपने आप में बहुत कम होता है, जीरो टू डेल्टा टी। ये दिस इज द टाइम ऑफ कोलिजन। ओके, तो अगर मैं इसी फोर्स के लिए एन डी टी इंटीग्रेट कर दूं जीरो टू डेल्टा टी टाइम, पूरे टाइम के लिए, मतलब ये वाला पूरा एरिया निकाल लिया मैंने, तो दिस इज नोन एज द इम्पल्स ऑफ फोर्स। ऑब्वियस है इसका, अगर मैं पूछूं यूनिट क्या रहेगा, दैट इज न्यूटन एंड सेकेंड, SI, उसमें इसका यूनिट ये रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हम लोग निकालेंगे कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे। मैंने मान लिया ये दो बॉडीज़ हैं, बिफोर कोलिजन इसकी स्पीड है u1 और इसकी स्पीड है वही u2। ये मैंने A बॉडी मान ली, ये B मान ली और मास इसका m1 और m2। अगर कोलिजन हो रहा है तो ऑब्वियस है कि u1 इज़ ग्रेटर देन u2, अदरवाइज तो कोलिजन होगा ही नहीं। ओके, नाउ अब कोलिजन स्टार्ट हो गया तो एक तो कोलिजन के दौरान इंटरनल फोर्स लग रहा है, जो एनडीटी फोर्सेज है वो जनरेट हो रहे हैं, दैट आर इंटरनल फोर्स। तो कोलिजन के दौरान और कोलिजन से पहले क्या रहेगा, जो लीनियर मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा। ओके, इस पर जो एन डी टी इस डायरेक्शन में लगेगा और ऊपर वाले पर ड्यूरिंग कोलिजन जो एन डी टी विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, और मैंने मान लिया कि आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड ये हो गई v1 और इसकी स्पीड हो गई v2। ये बिफोर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन। ओके, तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा कि एन जीरो से स्टार्ट होगा, एन जीरो से स्टार्ट होगा तो और धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और एन क्या करेगा, इसकी स्पीड जो u1 थी, u1 के लिए धीरे धीरे कम करता रहेगा और इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए सपोर्टिव फोर्स का काम करेगा और इसके लिए बढ़ाता रहेगा। मैंने मान लिया बाद में जब ये एन जीरो हो गया, यानी कि जब उनके बीच में कोलिजन ओवर हो गया, एट दैट इंस्टेंट, आफ्टर दैट इंस्टेंट इसकी स्पीड मैंने मान ली v1 हो गई और इसकी हो गई v2। तो बेसिक तरीका क्या है, ये वन डायमेंशनल कोलिजन हो रहा है तो आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, जो भी आपकी इच्छा हो, और एक डायरेक्शन को नेगेटिव मान लें। ठीक है, मैं ए ब्लॉक पर मैं एनडीटी अप्लाई कर रहा हूँ, ए बॉल पर, इस पर एनडीटी इम्पल्स इधर लग रहा है। तो ये मैंने प्लस डायरेक्शन मानी, ये माइनस मानी है। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स दैट इज एन डी टी एंड जीरो टू डेल्टा टी।
और विद साइन दैट इज माइनस। बहुत बड़ी चीज़ है, ये लोग बहुत कन्फ्यूजन करते हैं बहुत बार बार। ये हो गया इम्पल्स ऑफ फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। किसका चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, क्योंकि मैंने ये किस पे लगाया है? ए पर लगाया है। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब पी फाइनल ऑफ ए माइनस पी इनिशियल ऑफ ए। पी फाइनल ए का कितना हो गया? मैंने इसकी वेलोसिटी बी मान ली थी, एम, और प्लस डायरेक्शन में दैट इज v1 एंड दिस विल बी एम, और इनिशियल कितना था? प्लस u1, दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव में थी। तो दिस विल बी इक्वल टू ये वाला पूरा कि पूरा जो इम्पल्स निकल के आया माइनस एन डी टी, माइनस क्योंकि ये इस डायरेक्शन लग रहा था, और 0 टू डेल्टा टी इज द टाइम ऑफ कोलिजन, दैट विल बी इक्वल टू एम v1 माइनस एम u1, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं दूसरे वाले के लिए निकालूंगा, बी के लिए। बी पर ये इम्पल्स जो इन्फाइनाइटली लार्ज फोर्स होते हैं ड्यूरिंग कोलिजन जनरेट होते हैं, इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं इनके लिए। तो इसका इस फोर्स का इम्पल्स दैट इज एन डी टी, 0 टू डेल्टा टी, वो क्या होगा? ये अब प्लस डायरेक्शन होगी इसके लिए, ये माइनस डायरेक्शन है, तो ये होगा प्लस एन डी टी 0 टू डेल्टा टी विल बी इक्वल टू पी फाइनल ऑफ बी। ये हम बी पर निकाल रहे हैं, लेकिन एन डी टी तो दोनों पर कॉन्स्टेंट ही लग रहा है, सेम ही लग रहा है मैग्नीट्यूड वाइज। पी फाइनल ऑफ बी माइनस पी इनिशियल ऑफ बी। पी फाइनल कितना है? एम इंटू प्लस v1 डायरेक्शन है इसकी, माइनस पी इनिशियल कितना है? m2, एंड आई थिंक इस पर मैंने m1 नहीं लिखा, तो दिस इज m1, एंड ये हो जाएगा हमारा प्लस u2, तो m2v1 माइनस m2u2, ये हो जाएगा प्लस एन डी टी। अब दोनों इक्वेशन से मैं एन डी टी को एलिमिनेट कर दूंगा, प्लस एन डी टी और माइनस एन डी टी, ये माइनस एन डी टी है, तो इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो m1 u1 ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। एलिमिनेटिंग एन डी टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके, ये तो प्लस में है, तो m2v1 माइनस m2u2, और इसको मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये साइन सिंपली उल्टा हो जाएगा, m1u1 माइनस m1v1। थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये देखिए आप कौन सी इक्वेशन आ गई? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इट इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। बट वो बीच का जो पिक्चर आया है ड्यूरिंग कोलिजन, वो हमने इसमें इंक्लूड कर दिया कि कितना फोर्स जनरेट हुआ, वो हम इससे निकाल सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, अब इसमें क्या हो जाता है कि कभी कभार हम लोग पूछ लेते हैं कि भाई व्हाट इज एन डी टी, इम्पल्सिव फोर्स क्या रहेंगे। तो इम्पल्सिव फोर्स किसी एक पर निकाला था हमने, एन डी टी विल बी इक्वल टू इम्पल्सिव फोर्स। बहुत ज़्यादा निकल के आते हैं क्योंकि टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम रहता है। मैंने किसी एक का ले लिया इम्पल्सिव फोर्स, चूँकि दोनों पे मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही रहेंगे। एन डी टी इक्वल टू m2v1 माइनस m2u2। और इसमें क्या बोल देते हैं कि मैंने मान लिया कि जो एवरेज इम्पल्सिव फोर्स इज n, यानी कि ड्यूरिंग कोलिजन जो मैंने ऐसे माना था फोर्स, वो मैंने एवरेज मान लिया कि ये n है। तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ और मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ।
तो एवरेज इम्पल्सिव फोर्स निकालने के लिए मैंने फिर इसको, क्योंकि एन कांस्टेंट मान लिया, अदरवाइज मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता था, तो एन और ये बन जाएगा 0 to t dt m2v1 माइनस m2 u2। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 to डेल्टा टी, तो एन विल बी इक्वल टू m2v1 माइनस m2 u2 डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसमें हम डेल्टा टी की वैल्यू लगा के, डेल्टा टी ऑब्वियसली 0.01 सेकेंड इस तरह की कुछ वैल्यू आती है, वो लगा के हम निकाल सकते हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन कितना फोर्स जनरेट हुआ होगा। ओके, जैसे मान लो अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो कोई बॉल पकड़ते हैं, तो बॉल जब जिस टाइम आप पकड़ते हैं उस टाइम अगर अपने हाथ को वहीं पर ही रोक लें, तो एट दैट इंस्टेंट जो बॉल आएगी और एकदम से जीरो होगी वेलोसिटी, तो जो इंस्टेंटेनियस फोर्स लगेगा दैट विल बी इनॉर्मस लार्ज, बहुत ज़्यादा होगा। क्रिकेटर जब बैट से मारता है बॉल, तो बैट एक डायरेक्शन में आ रही है, फिर उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में चली जा रही है, तो एट दैट इंस्टेंट जो बैट और उसके बीच में, बॉल के बीच में जो एंड जनरेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। वो हम इस तरह के फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैंने मान लिया कि एक ये हैवी बॉल है, हैवी बॉल मान लिया कि वेरी हैवी बॉल, ये इधर u स्पीड से जा रही है, और ये बॉल, ये स्मॉल m इज़ मच लेसर देन m, ये u से जा रही है, ये w से इसके पास आ रही थी। तो जब भी एक तरफ बहुत ज़्यादा बड़ा मास होता है, एक तरफ छोटा मास होता है, तो आफ्टर कोलिजन जो बड़ा मास रहता है उसकी वेलोसिटी अनचेंज रहती है, वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, मैंने इस केस मान लिया कि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, दोनों एक तरफ आ रहे हैं। आप मेरी वेलोसिटी वीडियो पढ़ा वो देख सकते हैं कैसे निकाला जाता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस केस में क्या हो जाएगा, w प्लस यू, परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है। अब आफ्टर कोलिजन मैं इसका पिक्चर बनाता हूँ, ये वही कितने स्पीड से चलता रहेगा, u, ये अनचेंज रहेगा, और इसकी स्पीड मैंने मान ली कि अब इसकी स्पीड इधर हो गई, ऑब्वियसली दीवार को तोड़ के आगे नहीं जाएगा, और इनिशियल w थी, अब मैंने मान लिया w डैश हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू w डैश माइनस u, इतने इससे सब सेपरेट हो रहा होगा। नाउ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, दैट इज E इज इक्वल टू 1, सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच is equal to velocity of separation, velocity of approach u plus w, or velocity of separation w dash minus u, then w dash will be equal to 2u plus w। तो अब बॉल का मैंने बना लिया, पहले कितनी थी इसकी w, और बाद में कितनी होगी आफ्टर वो 2u प्लस w, और ये डेल्टा टी टाइम इसका कोलिजन हुआ। तो अगर मैं पूछूँ इस पर इम्पल्स कितना लगा, तो इम्पल्स विल बी इक्वल टू, इस डायरेक्शन लगा होगा इस पर, अगेन आपको क्या करना है, इधर प्लस डायरेक्शन इधर माइनस, तो माइनस एन डी टी 0 to डेल्टा टी, दिस इज द इम्पल्स, दैट विल इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल कितना है बोलो, दिस m इंटू 2u प्लस w, और ये माइनस साइन के साथ रहेगा, सो माइनस लगा दी क्योंकि इस डायरेक्शन में, माइनस p इनिशियल, ये कितना है इसका m, और ये तो प्लस में रहेगा w। तो आप देखिए ये बन जाएगा माइनस 2m w माइनस 2m u इज इक्वल टू, ये एन डी टी 0 to डेल्टा टी, दैट विल बी इक्वल टू 2m, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, u प्लस w। अब इसी में पूछ लेगा इम्पल्सिव फोर्स कितना है,
तो इसमें आप क्या करेंगे, इम्पल्सिव फोर्स निकालने के लिए वो आपको एवरेज इम्पल्सिव फोर्स पूछता है। इस तरह के हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसका तो पूरा इक्वेशन मालूम करना चाहिए, तब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एन एवरेज पूछता है, तो इस केस में आप एन लगा दीजिए, वो बाहर आ गया एन एवरेज, और 0 टू डेल्टा टी इंटीग्रल विल बी इक्वल टू 2m u प्लस w। तो एन एवरेज नाउ इट विल बी इक्वल टू 2m u प्लस w डिवाइड बाई इंटीग्रल इसका 0 टू डेल्टा टी। इसमें आपको टाइम दे देगा कि टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज सो मच सेकेंड, तो बताइए कितना नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हुआ, तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं जनरली, ये देखिए, ये मान लो m मास है और इधर ये एक तराजू का वो है जो भी m मास का, तो ये सिस्टम पूरा स्टेशनरी इस पर लटका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेलेरेशन का 0 होगा। अब मान लो एक m मास की बुलेट ये u स्पीड से इससे आके स्ट्राइक होती है और वो चिपक जाती है। ओके, तो उस केस में आपसे पूछ रहा है कि इम्पल्सिव टेंशन क्या रहेगी। अभी तो टेंशन कुछ होगी, और नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव जब टकराएगा तब क्या होगा, क्योंकि जब भी इसे टकराएगा तो उसके बीच में इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगी। इम्पल्सिव मतलब जहाँ भी इम्पल्स आ गया मतलब बहुत कम टाइम के लिए लग रहा है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लग रहा है, इसी की वजह से हमारा इसका मोमेंटम चेंज होता है। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट से चलेंगे। ओके, पहले मैं इसकी पैन की और इसकी बात करता हूँ। बिफोर कोलिजन इसमें कुछ टेंशन रहेगा और ये u स्पीड से इधर चल रहा है, और इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड 0 स्पीड है बिफोर कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन ये तो t तो कुछ भी नहीं रहेगा। अब देखते हैं ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, दोनों के बीच में इम्पल्सिव फोर्स जनरेट होता है ड्यूरिंग कोलिजन। तो जो बॉल है, बॉल यहाँ पर आएगी, बॉल पर एन डी टी लगेगा ऊपर की तरफ, और मैं हर चीज़ का डायग्राम बनाऊंगा। एन डी टी ये एन बहुत ज़्यादा अमाउंट रहेगा, और उसी को बैलेंस करने के लिए इसमें भी टेंशन भी इनॉर्मस लार्ज हो जाएगा। ये टी आएगा असली, ये तो आप टी डैश मान लीजिए, बहुत कम होगा, मेनली टी प्लस टी डैश, और टी डैश इज इक्वल टू 0 इसके कंपेरिजन, क्योंकि टी विल बी इन थाउजेंड्स ऑफ न्यूटन और टी इट विल बी इन न्यूटन्स, सो वी कैन इग्नोर टी डैश। तो दिस इज द इम्पल्सिव टेंशन। इम्पल्सिव टेंशन इसमें जनरेट हो गई टी। ये हो गया प्लांक, और प्लांक पर जैसे प्लांक ने इस पर एन डी टी लगाया तो प्लांक पर एन डी टी इधर लगेगा। क्लियर हो गया, इम्पल्सिव फोर्सेस की बात हो गई। अब मैं वेलोसिटीज़ की बात कर रहा हूँ। मैंने मान लिया कि ये दोनों आपस में आके चिपक जाते हैं, तो ये m इसका मास और m इसका मास, मैंने मान लिया फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, W1। इस डायरेक्शन में W1 वेलोसिटी हो गई। अब हमारे पास एक इक्वेशन बनने को तैयार है, एक इनफैक्ट दो इक्वेशन, एक तो इस बुलेट के लिए छोटी सी जो m मास की आ रही है, और एक इस पैन के लिए फॉर बुलेट। लेट अस राइट फॉर बुलेट। एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं तो वही डायरेक्शन नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लेते हैं, और ऊपर की तरफ डायरेक्शन क्या मान लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। ओके, तो बुलेट की बात करते हैं। बुलेट पर एन डी टी लगा ऊपर की तरफ, तो प्लस है, ऊपर मैंने माइनस माना, सॉरी माइनस एन डी टी 0 टू डेल्टा टी, जो डेल्टा टी इज द टाइम ऑफ कोलिजन, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस बुलेट। इस बुलेट का इनिशियल मोमेंटम कितना था बोलो, दैट वाज u, और फाइनली कितना हो गया उसके साथ चिपक के चल रही है W1 मान लिया मैंने, ठीक है। तो क्या होगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल, दिस इज द P फाइनल। तो P फाइनल कितना हो जाएगा, प्लस डायरेक्शन नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, तो m इंटू W1 माइनस बाद में भी प्लस डायरेक्शन में m इंटू यू। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई।
ओके। नाउ अब मैं पान की बात करता हूँ, उस पैन की क्या होगी। पैन में इम्पल्सिव टेंशन T जनरेट हुआ और इधर नॉर्मल डायरेक्शन पेन पर इधर लगा, तो पेन ने उस पर उधर लगाया, नॉर्मल डायरेक्शन जो कि देखते हैं इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, नीचे की तरफ 0 थी, फाइनली कितनी होगी W1। मास इसका कितना है m, सबका सेम ही मास मान लिया, ओके। और नीचे डायरेक्शन मैंने प्लस मानी, ऊपर माने माइनस माने। देखते हैं इस ये भी कैसा इम्पल्सिव फोर्स है, तो इम्पल्स ऑफ ऑल फोर्सेस, इम्पल्स ऑफ ऑल फोर्सेस एन एंड टी, तो ये तो प्लस में लग रहा है, तो प्लस एन डी टी 0 टू डेल्टा टी, 0 टू एन डी टी 0 टू डेल्टा टी, दैट विल बी इक्वल, और सॉरी ये माइनस में लगेगा ऊपर, तो माइनस टी, ये भी टी वेरिएबल रहेगा, 0 टू टी 0 टू डेल्टा टी will be equal to change in momentum of this pan, P final minus P initial, that is m, या नीचे प्लस डायरेक्शन है एम डब्ल्यू, प्लस में रहेगा माइनस एम इंटू 0। इक्वेशन नंबर 2, कितने अननोन है इसमें देख लें आप, हमेशा मोमेंटम में सब एनर्जी वाले इक्वेशंस में अननोन देखिए आप, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे कि कितनी इक्वेशन और बनानी है मेरे के लिए। मेरे पास 2 अननोन, 3 अननोन हो गए, एन टी एंड W1, और 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन अभी और चाहिए होगी। तो ये दूसरी तरफ जो ये हैंग कर रहा है एम मास का, इसमें भी उसी समय जो टी होगी जनरेट, इम्पल्सिव टेंशन जनरेट होगी बहुत ही लार्ज अमाउंट में। इसकी स्पीड इनिशियल कितनी थी 0 थी, और फाइनली कितनी हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी W, नीचे प्लस ऊपर माइनस, साइन एक ही तरह का मानना है, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस टी डी टी 0 टू डेल्टा टी विल बी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल का कितना, इसका ऊपर की तरफ जा रहा है, एन इंटू माइनस डब्ल्यू माइनस, बोलो भाई इनिशियल कितना था 0। इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन बन गई। नाउ वी कैन ऐड, अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो देखेंगे माइनस टी डी टी से एन किसको किधर लगा था, ये एन इस पे लगा था नीचे की तरफ, तो ये सही कर लीजिए, ये एन हो जाएगा, ये एन माइनस होगा, और टी किधर लगा था इस पर, इस पे एन लगा था नीचे की तरफ, एन इस पे नीचे की तरफ लगा था, तो एन नीचे की तरफ मैंने क्या माना है, पॉजिटिव माना, नीचे की तरफ पॉजिटिव, तो एन पॉजिटिव, लेकिन टी किधर लग रहा है, टी लग रहा है ऊपर की तरफ, तो टी इज इन माइनस डायरेक्शन, ओके। और इसमें भी टी क्या लग रहा है, माइनस डायरेक्शन, ये आपका वाला बॉल वाला क्वेश्चन क्या है, M W1 माइनस MU, ये W1 ही सबका है, MU, सारे की स्पीड W1 मैंने मानी तो W1 ही रहेगी। आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड भी ऊपर की तरफ W1 रहेगी, क्योंकि स्ट्रिंग कैसी इनएक्सटेंसिबल रहती है, तो सारे की स्पीड बराबर रहेगी, ओके। तो इससे निकल के आ जाएगा W1 इजिकल टू U/3। इस तरह से हम लोग इम्पल्स वाली प्रॉब्लम के लिए अप्रोच करेंगे, ओके। अब मान लो एक इंक्लाइन प्लेन पर कर लेता हूँ, इस तरह से कोई बॉल आई
और आफ्टर कोलिजन इधर से निकल गई। तो बॉल, ये बॉल है और ये बॉल है, दीवार है, इसका m मास है और ये भी m मास है। दीवार तो इन्फाइनाइटली लार्ज मास की होगी, वो तो कोई चेंज नहीं होगी। अगर ये u स्पीड से आ रहा v से वापस गया एंड ये मान लिया मैंने θ1 एंगल पर आया और θ2 एंगल पर वापस गया, बताइए कितना इम्पल्सिव फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग। इम्पल्सिव फोर्स जो नॉर्मल के अक्रॉस ही काम करता है। कॉमन टेंजेंट खींच लीजिए और उस पर नॉर्मल लगा लीजिए, तो ये एन डी टी इंटू डेल्टा टी, ये इम्पल्सिव फोर्स। यह इम्पल्सिव फोर्स क्या होगा कि इसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम, यानी कि हमको अब इसका वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। जो पहले वेलोसिटी आ रही है u आ रही है और ये θ1 है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे u, दिस इज थीटा, u cos θ1 और ये हो जाएगा u sin θ1। ठीक है, एंड आफ्टर कोलिजन इसका क्या हो जाएगा, इधर जा रहा है, v से जा रहा है, ये मैंने मान लिया है θ2, ये θ2 एंगल मान लिया। θ2 में देखिए आप v से जा रहा है तो v cos θ2 और v cos v sin θ2। तो अब इसमें देखें, जिस डायरेक्शन में एन लग रहा है उसी डायरेक्शन में ही इसका मोमेंटम चेंज होगा और इम्पल्सिव फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, इम्पल्सिव फोर्स का कंपोनेंट 0 रहेगा। तो इस डायरेक्शन में इसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि जो इस डायरेक्शन में मोमेंटम है दैट विल रिमेन अनचेंज। इनिशियल कितना है, m इंटू यू साइन θ1 विल बी इक्वल टू m इंटू वी साइन θ2। ये तो एक आपकी इक्वेशन बन गई, यानी कि साइन θ1 विल बी इक्वल टू वी साइन θ2, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे। इस पर अब n इधर लग रहा है, इसी डायरेक्शन में इसका मोमेंटम चेंज होगा। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था इस डायरेक्शन में, बोलो भाई। ये इसकी वेलोसिटी थी u1 cos θ1 और फाइनली कितनी थी u2 v, u1 क्या u ही है, u cos θ और फाइनली इसकी कितनी वेलोसिटी हो गई थी इधर v cos θ2। अगेन इम्पल्स लगाते वक्त आपको डायरेक्शन का एकदम से सेंस रखना है। एक डायरेक्शन कोई प्लस मान लीजिए, ये डायरेक्शन नेगेटिव मान लीजिए। तो प्लस एन डी टी ये लग रहा है बॉल पर, बॉल की निकाल रहे हैं हम लोग, दीवार पर ये एन डी टी अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। दैट विल इक्वल टू बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना है, एम इंटू प्लस वी कॉस θ2 और पी इनिशियल कितना है, इधर की तरफ है और वो डायरेक्शन हमारी क्या है, माइनस है, माइनस एम इंटू माइनस यू कॉस θ1। So this will be equal to mv cos θ2 plus u cos θ1. So this will be impulsive forces. इसमें आपको टाइम दे देगा तो आप निकाल सकते हैं कितनी नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगी। और दीवार पर अगर मैं देखूंगा, दीवार पर ये एन डी टी इधर लगेगा, क्यों यार क्लोज लूप बन जाता है बार बार। ठीक है, ये इस पर एन डी टी दीवार पर इस साइड लग जाएगा। इससे कैलकुलेट करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दीवार पर भी कितना फोर्स लगेगा। अगर डेल्टा टी एन एवरेज दे देता है और डेल्टा टी आपको दे एन एवरेज पूछ लेता है और डेल्टा टी आपको दिया होता है तो आप एन एवरेज निकाल सकते हैं। सिंपली डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, जो हमारी इक्वेशन आई है एम इंटू वी कॉस θ1 प्लस यू कॉस θ2। ठीक है, इस तरह से आप
इम्पल्स के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं, आपको बस सिंपल अप्रोच ध्यान रखनी है। डायरेक्शन सबसे पहले एज्यूम करनी है, एक प्लस एक माइनस, और उसी डायरेक्शन के हिसाब से आपको इम्पल्स में साइन लगाना है और मोमेंटम में साइन लगाना है। और एन हमारा क्या होता है, वेरी करता रहता है। समराइज कर देता हूँ, तो उसको एन एवरेज हम निकाल सकते हैं, एन इंस्टेंटेनियस हम लोग नहीं निकाल सकते। ड्यूरिंग कोलिजन एन वेरी करता है, 0 to काफ़ी लार्ज अमाउंट तक जाता है, एंड देन अगेन 0 हो जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।